हेलो दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं प्रोटीन टारगेटिंग की। और प्रोटीन टारगेटिंग होती क्या है, किस तरह से वर्क करती है और क्यों ज़रूरी है किसी भी यूकेरियोट्स में या प्रोकैरियोट्स में। तो अपन ने पढ़ा है कि जो यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है वह कहीं ना कहीं प्रोटीन टारगेटिंग की वजह से होता है, क्योंकि बिना प्रोटीन के किसी भी स्ट्रक्चर का बनना इम्पॉसिबल है और नई संरचनाओं का निर्माण ही प्रोटीन के जरिए होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटीन टारगेटिंग की। और इस प्रोटीन टारगेटिंग टॉपिक जो है, इस टॉपिक से बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं, आरपीएससी में पूछे जाते हैं, और जितने में भी साइंस वाले टॉपिक आते हैं ज़्यादातर ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, किस तरह से प्रोटीन टारगेटिंग होती है किसी भी सेल्स के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रोटीन टारगेटिंग का। तो प्रोटीन टारगेटिंग मुख्य रूप से दो प्रकार की सेल्स में संपन्न होता है, एक तो यूकेरियोट्स में और एक प्रोकैरियोट्स में। तो यहाँ पर सिर्फ अपन यूकेरियोट्स की बात करेंगे, यानी यहाँ पर ज़्यादातर अपन ऐसी सेल्स की बात करेंगे जो पूर्णतया मैच्योर है, पूर्णतया परिपक्व है, क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन टारगेटिंग आसानी से समझ सकते हैं। तो जनरली अपन बात कर लेते हैं यूकेरियोटिक सेल्स की। तो ह्यूमन के सेल्स के अंदर, ठीक है, प्रोटीन टारगेटिंग अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रोटीन टारगेटिंग होती है। यानी कुल मिलाकर बात करते हैं, आपने देखा होगा कि सबसे पहले एक कोशिका होती है और इस कोशिका के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बहुत सारे इसके अंदर क्या पाए जाते हैं। सबसे पहले पाया जाता है केंद्रक, केंद्रक के आसपास पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों ओर ये भी दो प्रकार की होती है। तो यानी दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी हिंदी में अगर मैं इनको आपको बताऊं तो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और यहां पर दूसरी आती है कौन सी, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब इनका आगे मैं फंक्शंस बताऊंगा किस प्रकार से प्रोटीन टारगेटिंग होती है, तो वह सारा पोर्शन मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन सी चीजों में प्रोटीन टारगेटिंग होगी। तो यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जस्ट ऊपर यहां पर राइबोसोम पाए जाते हैं, और क्यों पाए जाते हैं, किस लिए पाए जाते हैं, वह सारी चीजें मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड उसके बाद में पाई जाती है यहां पर गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं ये अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं। तो गोल्जी अपरेटस जो होते हैं, गोल्जी अपरेटस भी 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। एक तो ट्रांस गोल्जी, ठीक है, एक मिडिल गोल्जी, और एक होती है सिस गोल्जी। यानी सिस गोल्जी, मिडिल गोल्जी या ट्रांस गोल्जी, इनका अरेंजमेंट अलग अलग टाइप्स होता है। तो ये 3 टाइप्स की पाई जाती है, ज़्यादा जनरली 2 टाइप्स पढ़ते हैं, ट्रांस गोल्जी और सिस गोल्जी। तो इनका भी पूरा फंक्शंस यहाँ पर अपन पता करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोटीन टारगेटिंग में, क्योंकि बिना गोल्जी अपरेटस की प्रोटीन टारगेटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक चैनल्स की तरह काम करते हैं, और विभिन्न जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सेल्स के अंदर, जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं, उन सभी को ये प्रोटीन सप्लाई करने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, जो पूरी सेल्स है इसका ये एक तरह का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, यानी कहीं ना कहीं जो गोल्जी अपरेटस है ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है पूरी सेल्स के अंदर। अब यहाँ पर बात आ जाती है आगे, बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे लाइसोसोम पाया जाता है सेल्स के अंदर, और इसके बाद में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है, और छोटे छोटे ऑर्गन बहुत सारे पाए जाते हैं। तो ये सेल्स अपनी यहाँ पर है। मैंने जनरली अपने ओनली प्रोटीन टारगेटिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने सारे ऑर्गन यहाँ पर नहीं बनाए हैं, तो इन चीज़ों को बस अपने को समझना है।
कि क्या होती है प्रोटीन टारगेटिंग। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, टॉपिक पे आते हैं अपने प्रोटीन टारगेटिंग पे। प्रोटीन टारगेटिंग का मतलब ये है कि अपने जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन का जाल पाया जाता है। यानी बहुत सारे जो क्रोमेटिन जो होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। क्रोमेटिन का मतलब कह सकते हैं अपन जैसे गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। और जो गुणसूत्र है, जो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं कि ये किसके मिलकर बने होते हैं, डीएनए या आरएनए से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये डीएनए या आरएनए से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, लेकिन वहां अपन बात कर रहे हैं यूकेरियोट सेल्स की, तो यूकेरियोट सेल्स में हमेशा डीएनए के ये बने रहेंगे। तो यहां पर ये क्या होता है, डीएनए जो होता है, यानी जो क्रोमोसोम्स का जो डीएनए है, इस क्रोमोसोम्स के डीएनए में यहां पर क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, इसके बाद में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर किसी भी सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और पर्टिकुलर किसी भी डीएनए के अंदर, पूरे डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन नहीं होता है, और विभिन्न अभिक्रियाओं से गुजरने के बाद में जैसे पहले रेप्लिकेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ठीक है, फिर प्रोटीन फोल्डिंग होगी, तो वह सारी प्रोसेसिंग यहाँ पर होती है। और किस प्रकार से यहाँ पर प्रोटीन टारगेटिंग होती है उस चीज़ को अपन समझ लेते हैं। तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है, इसकी मैकेनिज्म अगर मैं यहाँ से आपको जूम करके स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं, तो इसके अंदर पाया जाता है क्या, डीएनए पाया जाता है। और इस डीएनए की यहाँ पर क्या होगा, इस डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, जिससे एमआरएनए का निर्माण होगा। इस एमआरएनए का जब निर्माण होता है तो इस एमआरएनए के आगे एक टैग लगा होता है, एक सूचना लगी होती है, जिससे ये एमआरएनए जो है ये यहाँ से गति करता करता, यानी कोशिका के अंदर से गति करता करता ये कहाँ तक आएगा, राइबोसोम्स के पास। अब राइबोसोम्स का अगर मैकेनिज्म आपको मैं बताऊं, तो राइबोसोम्स की दो यूनिट होती है, एक तो बड़ी यूनिट और एक छोटी यूनिट। बड़ी जो यूनिट है वो अलग अलग यूकेरियोट्स में अलग पाई जाती है, जैसे यहाँ पर 70S और ये 50S। ठीक है, तो अलग अलग यूनिट्स यहां पर पाई जाती है। अलग अलग दो बड़ी यूनिट होती है जो अलग अलग पाई जाती है, और यहां पर ऊपर टीआरएनए होता है, और टीआरएनए होने के साथ यहां पर नीचे की जो सब यूनिट है इसमें गैप होता है। और यहां से जो एमआरएनए था, ये एमआरएनए क्या करता है, यहां पर गति करता 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 यहां तक आता है, और एमआरएनए यहां पर एमआरएनए अटैच हो जाता है। जैसे ही यहां पर एमआरएनए अटैच होता है, तो एमआरएनए अटैच होने की वजह से यहां पर लगातार क्या हो जाते हैं कि जो एमिनो एसिड्स हैं वो लगातार जुड़ने लगते हैं। जो एमिनो एसिड की लगातार यहां पर चेन बनती जाती है, यानी टीआरएनए और एमआरएनए के आपस में जो कोडिंग है, उस कोडिंग के जरिए ही यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम यहाँ पर क्या है, एक प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करता है, यानी प्रोटीन बनाने का काम करता है। और लगातार राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन बनाता जाता है। और प्रोटीन कहाँ बना रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि लगातार राइबोसोम्स जो होते हैं वह प्रोटीन टारगेटिंग के यहाँ पर लगातार प्रोटीन बनाते हैं, और लगातार जो प्रोटीन है, जो एमाइनो एसिड्स का जो प्रोटीन है लगातार, यानी ये लंबी सी चेन एमाइनो एसिड्स की बनती जाती है, जिसी को अपन प्रोटीन कहते हैं। अब समझना बात को, यहाँ पर ये एमआरएनए था, ये किसके पास गया, राइबोसोम्स के पास। और राइबोसोम्स का जो टीआरएनए था, जो एमआरएनए है, यहां से किसका फॉर्मेशन हुआ, प्रोटीन का। ठीक है, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, यानी एमिनो एसिड्स की लंबी जो चेन है इसका निर्माण हुआ। ठीक है, एमिनो एसिड्स की चेन का निर्माण हो गया, और यहां पर जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या हो गया, आगे से यहां पर इसके ऊपर भी
आगे टैग लगा होता है। टैग लगने का मतलब क्या होता है? टैग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इसको ये सूचना दी जाती है कि भाई तुझे कहाँ पर आगे जाके अपना काम करना है। यानी ट्रांसफर जो लेबल होता है, जैसे मान के चलो आप किसी डाकघर में अपना किसी को डाक भेजते हो या किसी को कुछ पार्सल करते हो, तो पार्सल करने से पहले उस पार्सल के ऊपर आप एक टैग लगाते हो, यानी उसका एड्रेस लिखते हो, उसका नाम लिखते हो कि किस जगह उसको भेजना है। वैसे ही यहाँ पर जो सेल्स होती है, जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो राइबोसोम उसके आगे क्या लगा देता है? टैग लगाता है। और टैग लगाने के बाद में उसको ये बता दिया जाता है कि भाई आगे तेरे को इस सेल्स को टारगेट करना है और इस जगह पर तेरे को जाना है। जैसे मान के लो किसी प्रोटीन को कह दिया जाए कि तेरे को राइबोसोम्स के पास जाना है, या सॉरी लाइसोसोम्स के पास जाना है, या साइटोप्लाज्म के पास, या फिर जैसे किसी भी ऑर्गन के पास जाना है, तो वहां पर उसको पहले से ही ये सूचना होती है, पहले से ही ये सारी चीजें पता होती है। तो एमाइनो एसिड्स का निर्माण हुआ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर किसका निर्माण हो गया? प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, यानी जो प्रोटीन है वह अपने पास आ चुका है। ठीक है, अब इस प्रोटीन का ही चैप्टर है, अब इसकी पढ़ेंगे अपन टारगेटिंग। यानी इस प्रोटीन का पास हो गया, यानी डीएनए था, डीएनए में क्या हुआ? रेप्लिकेशन हुआ। जैसे रेप्लिकेशन हुआ उसके बाद में एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, यानी जैसे रेप्लिकेशन होगा जिसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है, तो प्रोटीन निर्माण हो गया। एमआरएनए बना, एमआरएनए किसके पास गया? राइबोसोम्स के पास गया, राइबोसोम ने प्रोटीन का एमआरएनए राइबोसोम्स के पास गया, राइबोसोम ने प्रोटीन का निर्माण किया। अब ये प्रोटीन यहाँ पर क्या होगा कि जो राइबोसोम्स थे कहाँ थे? पहले वापस आ जाओ इसी जगह पर, वो तो मैंने बाहर का मैकेनिज्म आपको समझाया, वापस इस जगह पे आओ। राइबोसोम कहाँ चिपके हुए हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके हुए हैं, तो अगर इसी को मैं आपको जूम करके थोड़ा सा यहां दिखाऊं, जैसे आपकी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर यहां पर राइबोसोम चिपके हुई अवस्था में है। अब यहां पर लगातार जो प्रोटीन बन रहा है, यानी जो प्रोटीन है वह क्या होगा? इसके अंदर आएगा। जैसे ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन पार्ट पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये प्रोटीन पार्ट, तो ये राइबोसोम्स के पास प्रोटीन आ जाएगा भाई, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या आ जाएगा? प्रोटीन। अब जैसे ही ये प्रोटीन यहां पर आएगा, तो आपको मैं आगे के मैकेनिज्म समझा रहा हूं। तो ये जैसे ही प्रोटीन किसके पास आया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहां से ये प्रोटीन क्या होगा? यहां से ये एक वैक्यूल्स के जरिए आगे की तरफ क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। किसके पास ट्रांसफर होगा? ये ट्रांसफर होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। जैसे ही ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास ट्रांसफर होगा, तो यहां पर सबसे पहले कौन सी गोल्जी के पास ट्रांसफर होगा? सबसे पहले होगा सिस गोल्जी के पास। सिस गोल्जी के पास जैसे ही ये ट्रांसफर होगा, तो यहाँ की जो वैक्यूल्स है, यहाँ पर आपने देखा होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के दोनों साइड पर बहुत सारे वैक्यूल्स पाई जाती है। सभी गोल्जी के पास वैक्यूल्स अपनी अपनी वैक्यूल्स होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है? ट्रांसपोर्ट का काम करती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर क्या होगा? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो प्रोटीन है वह निकल कर किसके पास आएगा? गोल्जी अपैरेटस के पास, सिस गोल्जी के पास। अब सिस गोल्जी के पास जैसे ही ये वैक्यूल्स जाकर अटैच होगी, तो यहाँ का जो प्रोटीन है वह अंदर की तरफ क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर ये काम आने वाला प्रोटीन होगा, यहाँ पर ही अगर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ही अगर प्रोटीन होगा, सिस गोल्जी का ही प्रोटीन होगा, अगर इसके ऊपर टैग अगर सिस गोल्जी का ही लगा होगा, तो यहाँ पर ही ये अटैच हो जाएगा, यहाँ पर ही ये रुक जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ है, जो टैग लगा हुआ है, अगर ये लाइसोसोम का लगा हुआ है, तो ये पूरा प्रोटीन लाइसोसोम तक जाएगा। कैसे जाएगा? उसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपने देखा होगा अगर जो गोल्जी अपैरेटस है, तो यहाँ से ट्रांसफर हुआ और इधर आकर ये वापस से वैक्यूल्स से कहाँ ट्रांसफर होगा? मिडिल गोल्जी में। फिर मिडिल गोल्जी से किस में ट्रांसफर होगा? ट्रांस गोल्जी में। और ट्रांस गोल्जी से फिर वैक्यूल्स निकलेगी और वैक्यूल्स में जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन फिर किसके पास जाएगा? लाइसोसोम के पास जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात आपको? यानी कुल मिलाकर जो
प्रोटीन टारगेटिंग है, इसको अगर सेल्स के अंदर आपको मैं समझाऊं, पूरा डायग्राम बेस अगर मैं सेल्स के अंदर समझाऊं, एक एक डायग्राम को मैं अलग से आपको समझा दूंगा, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर सेल्स के अंदर आपको समझाऊं तो ये रहा आपका केंद्रक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित है डीएनए। अब डीएनए के अंदर अब क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। अब रेप्लिकेशन यानी ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो फिर उसके बाद में फिर क्या होगा, एमआरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एमआरएनए, डीएनए से किसका फॉर्मेशन हुआ, एमआरएनए का। इसका मैकेनिज्म मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रेप्लिकेशन किस तरह से होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन किस तरह से होता है, तो वह आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डीएनए से क्या बना, एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर टैग लगा हुआ है। टैग क्यों लगा हुआ है, वो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसको भी आगे जाकर टारगेट करना है, इसके ऊपर भी इसको भी सूचना मिली हुई है, यानी मैसेंजर आरएनए है, तो कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन जो है ये आगे जाकर इसको देनी है। तो इंफॉर्मेशन किस चीज़ की है भैया, जो डीएनए है इसने क्या कर लिया, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको मैं समझा देता हूं। डीएनए को समझ लो आप दादाजी। अब दादाजी ने क्या किया, अपने पोते को क्या कर दिया, यहां पर सूचना दे दी कि जा अपने पापा को जाकर कुछ बताना है। तो दादाजी ने इसके कान में कुछ कहा, यानी कान में कुछ कहा, तो मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है पहले से ही। अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो कहीं ना कहीं आगे जाकर सप्लाई करेगा उस चीज को। इंफॉर्मेशन किसकी थी, डीएनए की। किसके पास इंफॉर्मेशन है, एमआरएनए के पास। अब ये किसके पास जाएगा इंफॉर्मेशन लेके, राइबोसोम्स के पास। जैसे ये राइबोसोम्स के पास इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा तो राइबोसोम उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, रीड करेगा, यानी कहीं ना कहीं वो सुनेगा, पढ़ेगा यानी कहीं ना कहीं वो सुनेगा और उसको पढ़ेगा। और जैसे ही उसको पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद में जो उसका जो क्वेश्चन था उसका लगातार वो आंसर देगा। आंसर देने का मतलब ये है कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स है, यानी जो उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस है, उनको क्या करेगा, वो रीड करेगा, और उसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करेगा, अमीनो एसिड्स को लगातार चिपकाता जाएगा, और एक प्रोटीन की लंबी श्रृंखला का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। यानी एक प्रोटीन की लंबी चेन यहाँ पर बन जाएगी। अब प्रोटीन की जो लंबी चेन यहाँ पर बनी है तो फिर यहाँ पर इसका मैकेनिज्म भी बहुत बड़ा है, इसको भी आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह से प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, तो वो अलग से टॉपिक है। ठीक है, तो प्रोटीन फॉर्मेशन वाला टॉपिक भी आपको समझा दिया जाएगा। इसके बाद में एमिनो एसिड्स की लंबी चेन यहाँ पर बनती है, और लंबी चेन बनने के साथ साथ यहाँ पर टैग भी लगाया जाता है, यानी जो प्रोटीन है इसके ऊपर टैग लगा दिया जाता है। और जैसे ही प्रोटीन के ऊपर टैग लगता है तो यहाँ पर ये प्रोटीन क्या होता है कि यहाँ से किसके अंदर ट्रांसफर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि राइबोसोम कहाँ चिपकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। जब राइबोसोम ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपकते हैं तो फिर प्रोटीन भी ट्रांसफर कहाँ करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे चिपकी हुई है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी डीएनए से एमआरएनए बना था तो एमआरएनए कहाँ से आएगा, न्यूक्लियस से बाहर आएगा, किसके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके हुए राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन बनाने के बाद में यहाँ से ये जो प्रोटीन है ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में यहाँ वैक्यूल्स के जरिए ये किस में आएगा, सिस गोल्जी में। सिस गोल्जी के जस्ट बाद ये मिडिल गोल्जी, मिडिल गोल्जी के जस्ट बाद ये ट्रांस गोल्जी, और ट्रांस गोल्जी से फिर ये डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट जो यहाँ पर जो ऑर्गन पाए जा रहे हैं उनके अंदर ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर ये किसी सेल्स को अगर बाहर अगर प्रोटीन देना है तो फिर ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन यहाँ पर क्या होगा, सेल्स के बाहर वैक्यूल्स बनकर और ये यहाँ पर बाहर चला जाएगा। यानी कहीं ना कहीं जो प्रोटीन है वह दूसरी सेल्स के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर बाहर सेल्स के बाहर भेज दिया जाता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटीन टारगेटिंग होती है। और इसका डायग्राम बेस अगर अब आपको मैं समझाऊं तो छोटा सा मैं तो बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले
आपका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये केंद्रक है, ठीक है। इस केंद्रक के बाद में क्या पाई जाती है, यहां पर पाई जा रही है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर यहां पर क्या उपस्थित है, राइबोसोम है, यानी जो राइबोसोम है इनकी चिपकी हुई अवस्था में है, यानी जो ये है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे ER अपन कहते हैं। और ये है आपके राइबोसोम, ठीक है। अब राइबोसोम जो है ये क्या करेंगे, यहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे ये प्रोटीन का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दिया था कि mRNA आएगा, mRNA से फिर यहां पर जैसे यहां से निकल करके आया आपका mRNA, ठीक है। यहां से mRNA आया और mRNA ट्रांसफर कहां होगा, राइबोसोम्स के पास। अब राइबोसोम्स के पास जैसे ये ट्रांसफर होगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो बन रहा है ये क्या है, प्रोटीन। ये क्या है, प्रोटीन। अब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होने के बाद में यहां पर क्या उपस्थित है, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस। और यहां पर क्या आ गई, ये बाहर की लेयर यानी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है। सेल्स के आउटर मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन वाला पार्ट, जस्ट इसके जस्ट बाहर वाला पार्ट जो है वो मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, कंप्लीट। तो ये वाला पूरा मेम्ब्रेन का पार्ट है, यहां से यहां तक का जो पूरा है ये मेम्ब्रेन का पार्ट है। अब समझ लेते हैं एक एक चीज को, एक एक स्टेप को, ताकि आपके जल्दी समझ में आ जाए ये चीज। अब प्रोटीन टारगेटिंग अपने को करनी है, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या उपस्थित है, डीएनए प्रेजेंट है। अब उस डीएनए के अंदर क्या होगा, mRNA का फॉर्मेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन के बाद में mRNA का फॉर्मेशन होगा। mRNA किसके पास आएगा, राइबोसोम्स के पास आएगा। राइबोसोम्स क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपकी हुई अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ पर राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। प्रोटीन फॉर्मेशन करते ही ये जो प्रोटीन है, यानी जो ये प्रोटीन है यहाँ पर वैक्यूल्स के जरिए किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, आपकी सिस गोल्जी के अंदर। और सिस गोल्जी के अंदर ट्रांसफर होते ही ये प्रोटीन जो है ये आगे की तरफ मूव करेगा, लगातार जो प्रोटीन है वो आगे की तरफ मूव करेगा, और आगे की तरफ जब मूव करेगा तो यहाँ पर वापस से एक वैक्यूल्स जनरेट होगी, वापस से एक वैक्यूल जनरेट होगी। ये आगे जाकर किसके ऊपर, मिडिल गोल्जी के अंदर, मिडिल गोल्जी, ये सिस गोल्जी, सिस गोल्जी, और ये है ट्रांस गोल्जी, ठीक है। तो ये वैक्यूल्स वापस से जाकर इससे अटैच हो जाएगी, और इससे अटैच होने के बाद में यहाँ पर वापस से प्रोटीन ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ वापस से इस कोने से ये इधर की तरफ से एंट्री करेगा और उधर से बाहर निकलेगा। ये याद रखना, वापस उधर से एंट्री करेगा और इधर से बाहर निकलेगा, फिर इधर से एंट्री करेगा और उधर से बाहर निकलेगा। तो वापस से यहाँ वैक्यूल्स बनेगी, वैक्यूल्स बनते ही ये आगे जाकर वापस से ट्रांस गोल्जी में एंट्री कर जाएगी, और एंट्री करने के बाद में वापस से यहाँ पर प्रोटीन आएगा और वापस से ये आगे बढ़ता हुआ, ठीक है, ट्रांस गोल्जी में होता हुआ ये ट्रांस गोल्जी से कहाँ चला जाएगा, बाहर वैक्यूल्स के जरिए। और वैक्यूल्स के जरिए जाते ही जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगा, बाहर रिमूव कर दिया जाएगा, यानी सेल्स के बाहर इसको सेल्स के बाहर इसको यहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो प्रोटीन टारगेटिंग का ये सबसे अच्छा मैकेनिज्म है और शॉर्ट ट्रिक है, आप प्रोटीन टारगेटिंग को याद कर सकते हो। प्रकार से प्रोटीन टारगेटिंग होती है, कौन कौन से उसके मैकेनिज्म है, वो सारी चीजें अपन